जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हमारी जो सीरीज चल रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल के, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम कुछ और 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयर से बेस्ड होते हैं, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी बहुत से यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके साथ ही साथ बताना है, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हैं, ताकि आप लोग ये देख सको कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गेट नॉलेज। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया या फिर कुशीनगर। जल्दी से जल्दी आप सब कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे अच्छी प्रैक्टिस आपकी और कहीं से नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग जो है आने वाले अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि लॉर्ड गौतम बुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो लुम्बिनी अगर आप देखोगे तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, वो उनका बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो ये उनका क्या है, बर्थ प्लेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी सारनाथ की, तो सारनाथ में आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने अपना क्या दिया था, पहला प्रवचन दिया था, ठीक है। तो पहला भाषण या पहला प्रवचन अगर गौतम बुद्ध की पूछी जाए तो वो कहाँ पे दिया था, उन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बोध गया, तो बोध गया वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इट मीन्स जहां पर उन्हें इनलाइटमेंट मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लास्ट अगर मैं आपको ऑप्शन बता दूं कुशीनगर, तो कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यहाँ पे उनका डेथ हुई था, ये उनका डेथ प्लेस है कुशीनगर में। ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए बिकॉज इनमें से आपसे कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आज आपसे गौतम बुद्ध की नॉलेज के बारे में पूछा है कि उनको एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अब क्या आने वाले एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आपसे पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर कुशीनगर में। उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो आपके सारनाथ में। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। तो आपको इस सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, बी.आर. अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले ने। तो आप सब जानते हैं ये आपके सारे के सारे ही सब क्या है, ये आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स है, आप लोगों को पता होंगे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स भी पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती हमारे एक इंडियन फिलोसोफर, सोशल लीडर और आर्य समाज के फाउंडर थे। मतलब वो एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन आपके आर्य समाज की उन्होंने वो संस्थापक है। इनका टाइम पीरियड आप याद रख लो, 12 फरवरी 1824 से लेकर के 30 अक्टूबर 1883 तक इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज। ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने स्वराज के लिए इंडिया फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए भारत के रूप में इन्हें क्या गया, आह्वान दिया गया, ठीक है, इन्हें बोला गया। ये पहले व्यक्ति हैं जिसको बाद में लोकमान्य तिलक ने उठाया था। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। हम क्वेश्चन तो आपको, क्वेश्चन के आंसर तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में जो आपको अदर पॉइंट्स भी बताऊं वो सब कुछ नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सब कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर मलयालम। तो आप लोगों को हर लैंग्वेज की स्क्रिप्ट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ पंजाबी लैंग्वेज की तो वो है गुरुमुखी। तो गुरुमुखी हमारी पंजाबी भाषा की लिपि है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हो गया। तो गुरुमुखी की अगर मैं बात करूं तो गुरुमुखी ये आपकी अल्फाबेट है जो डेवलप हुई थी किसमें, एक लांडा से। लांडा अल्फाबेट में ये डेवलप की गई थी कब, 16वीं सेंचुरी आपकी 16वीं शताब्दी के दौरान गुरु अंगद देव। तो गुरु अंगद देव अगर आप लोग देखोगे ये सेकंड सिख गुरु हैं। ठीक है, ये कौन है आपके सेकंड सिख गुरु है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पहले सिख गुरु कौन थे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि फर्स्ट सिख गुरु जो है वो कौन थे, क्योंकि सेकंड मैंने आपको बता दिया गुरु अंगद देव जी सेकंड गुरु थे। और गुरुमुखी का अगर मैं यहाँ पे मतलब आप लोग देख सकते हैं तो गुरुमुखी का यहाँ मतलब होता है गुरु के मुंह से, फ्रॉम द माउथ ऑफ द गुरु। और ये वर्ड अगर आप लोग देखोगे तो आपके जो पुराना जो पंजाबी वर्ड है गुरामुखी, यहाँ से ये वर्ड बना था गुरुमुखी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच कंट्री वॉज पेपर इन्वेंटेड। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, जर्मनी, चाइना, इटली या फिर अमेरिका। तो आप लोग जानते हैं पहले सब लोग इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं कि पहले के टाइम पे पेपर नहीं था। उससे पहले सब लोग या फिर आपकी मैनोस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि पे लिखते थे, अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस पे लिखते थे, पत्थरों पे यानी कि रॉक पे लिखते थे, सील्स पे लिखते थे। लेकिन उसके बाद हमारा पेपर इन्वेंट हुआ। तो आपसे पूछा गया पेपर की इन्वेंशन जो है उसका आविष्कार किस देश में हुआ था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। तो चीन में कागज का आविष्कार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे क्वेश्चन रीड करने तक स्टूडेंट आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे देने हैं, चाहे आपको आते हो या नहीं आते हो। या आपका एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे भी आप ले लो इसको, ताकि आप लोग अपना बेस्ट से कर सको। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि आप अपना एग्जाम पे यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप अपना बेस्ट दो। 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे वीडियो के एंड तक जरूर बताना कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया। तो पेपर के इन्वेंशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो चाइना, सेंट्रल चाइना में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इसका जो प्रोडक्शन है, जो उसका उत्पादक है और उसका जो यूज है पेपर का बहुत तेजी से फैलने लगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना में जो पेपर का जो यूज किया गया, जुहांग में 150 सेंचुरी में कर चुके थे। लोआन जो कि मॉडर्न डे में अगर आप बात करोगे जिंगजैंग में 200 सीई और तूफान में 399 सेंचुरी ईस्वी में यहाँ पर हमें कागज का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ पेपर का जो यहाँ पे कॉन्करेंटली इंट्रोड्यूस करा गया था जापान में ही हमें देखने को मिला कि जापान में ही कागज का इस्तेमाल जो है 280 और 610 के बीच में ही कभी कभी किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, या फिर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या माउंट बैटन। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे भारत के। कमेंट करके जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सब मुझे बताओगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पहला गवर्नर जनरल किसे बोला गया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे स्टार्टिंग में जो गवर्नर जनरल हम लोग को देखने को मिलता है हमारे भारत में वो थे विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि पहला गवर्नर जनरल बताओ, भारत का नहीं बंगाल का, ठीक है, अगर बंगाल का पूछा जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल, तो मैंने आपको बता दिया विलियम बेंटिक है। लेकिन अगर आपका बंगाल का पूछा जाए तब राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है गवर्नर जनरल कौन था वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर हो गया। तो हम बात कर रहे थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन का तो पहले सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो कि पहला जो भारत का गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक थे। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ करा है, तो आपको ये लिख लो, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग थे। ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल के। याद रखना, फर्स्ट डिफैक्टो गवर्नर जनरल फ्रॉम इंडियन का टाइम पीरियड याद रखो, जितना ही गवर्नर जनरल बने थे 1773 से लेकर के 1785 तक। ठीक है, ये भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब केसरी जो है वो किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज पंजाब केसरी? या ऑलरेडी आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया था कि पंजाब केसरी जो है ये किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी को। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताओ कि पंजाब केसरी जो है वो किसको कहा जाता है। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, मुझे याद है अच्छे से। तो जो मेरे प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इजीली से बता सकते हैं कि पंजाब केसरी जो बोला जाता है वो लाला लाजपत राय को बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। तो लाला लाजपत राय के बारे में आपको मैं बता दूं, ये पॉपुलर थे, पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये भी एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं हमारे भारत के। ये आप बात जानते हैं कि लाला लाजपत राय हमारे जो ये एक 3 एक्सट्रीमिस्ट मेंबरशिप में से एक है। तो 3 एक्सट्रीमिस्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आप सभी जानते हैं, लाल, बाल और पाल। ये 3 हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर रह चुके हैं। लाल इट मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो आपको ये तीनों पॉइंट भी याद रखने हैं कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 3 एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कौन थे, वो लीडर। तो लाल, बाल और पाल थे। ठीक है, नाउ ये क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 चरमपंथी सदस्य थे, भारत के लिए सुशासन चाहते थे। क्या चाहते थे? भारत के लिए ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे और वे पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने वाले ये भारतीय के नेता थे। ये भारत को कंप्लीटली इंडिपेंडेंस चाहते थे, ये तीनों के तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर। क्लियर हो गया? लाल, बाल और पाल। तो किसको? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? जो रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको जो सारी है स्टूडेंट, आपको सारी डेफिशिएंसी याद करनी है, सारी कमियां आपको याद रखनी है कि किस वजह से कौन कौन सी कमियां होती है। आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए किसकी कमी से होती है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस आपको किसकी कमी से होती है? वो होती है आपको विटामिन ए की कमी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अब मैं आपको इस विटामिन ए, तो मैंने आपको बता दिया कि नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से हमें विटामिन ए होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये जो टेबल है इसको अच्छे से कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं विटामिन ए की कमी से, मैंने आपको बता दिया नाइट ब्लाइंडनेस होता है। B1 की मैं बात करूं, उससे बेरी होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। विटामिन B2 की बात करूं तो उसमें हमारी ग्रोथ, रिटार्डेड ग्रोथ और जो बैड स्किन होती है ये कमी हो जाती है। विटामिन आपकी B12, उससे आपकी कमी क्या देखने को मिलती है? एनीमिया की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विटामिन सी, तो उसमें आपको स्क्रोवे की प्रॉब्लम होती है। डी, विटामिन डी की बात करूँ तो आपकी रिकेट्स की यहाँ पे हमें कमियां, डिजीज देखने को मिलती हैं। विटामिन के की मैं बात करूँ तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, तो हमारी इंजरी के यहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। तो ये डिजीज आपको कमी देखने को मिलेगी अगर हमारे पास विटामिन सी की कमी होती है। क्लियर हो गया? तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग जो यहाँ ब्रैकेट में नाम देख रहे हो, रेटिनॉल, थायमाइन, रिबोफ्लेविन, साइनोक्लोब्लामिन, एस्कोर्बिक एसिड, कैल्सीफ्रोल और साइलोक्विनियो, तो ये आपको याद रखना है कि ये किस विटामिन को बोला जाता है आपके एग्जाम में
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टेबल आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसको अच्छे से याद कर लो, आपके लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इनमें से कुछ भी क्वेश्चन है तो आप इजीली से उसको कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नाइट ब्लाइंडनेस में किस कमी से होती है, तो वो था आपके विटामिन ए की कमी से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसकर हैपन। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब और कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1919 अमृतसर में हुआ था, 1919 दिल्ली में, 1920 कलकत्ता या 1942 बॉम्बे में। तो ये आप सभी ने इतिहास पढ़ रखा, आप सभी इस बारे में जानते हैं कि 19 जलियांवाला बाग 1919 अमृतसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हमें ये देखने को मिलता है, अमृतसर में हुआ था। इस इंसिडेंस के बारे में आपको डेट भी याद रखनी है। तो 13 अप्रैल 1919 को हमें ये इंसिडेंस देखने को मिलता है अमृतसर में, जिसमें बहुत सारे इंडियंस मारे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पुलिस की जो चौकी होती है वहां पे आग लगा दिया जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ घायल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारे पॉइंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, इससे भारत के जितने भी हमारे मॉडर्न जो इतिहासकार थे, इसमें से हमें क्या पता चलता है, जो भारत और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे इनके जो संबंध थे ये क्या थे, एक परमानेंट, ये एक स्थायी एक स्क्वायर छोड़ करके चला गया। और जो हमारे गांधी जी की प्रस्तावना थी कि भारतीय राष्ट्रवाद और जो ब्रिटेन से स्वतंत्रता की गांधी जी की पूर्ण प्रतिबंध हो गया। गांधी जी ने यहाँ पे फुल कमिटमेंट का कारण दिया कि यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन इंडिपेंडेंस, आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग जो है ये जो मूवमेंट हुआ इसी वजह से गांधी जी ने देखा कि कितनी प्रॉब्लम आई। ठीक है, सब कुछ जला दिए गए, कितने सैकड़ों लोग यहाँ मारे गए, घायल हो गया। तो ठीक है, तो गांधी जी इस चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ठीक है, 19 जो आपको ईयर याद रखना है, 1922 में इन्होंने अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस भी ले लिया था। तो जलियांवाला बाग याद रखना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे भी देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध जो है इनमें से कौन सा है? तेहरी, हीराकुंड, भाखड़ा या फिर इंदिरा सागर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे लॉन्गेस्ट डैम पूछा जाता है, सबसे लार्जेस्ट डैम पूछा जाता है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पूछा जाता है। तो ये इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। इसके साथ बने रहो, वीडियो के एंड तक बने रहो। बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं सबसे जो लॉन्गेस्ट डैम हमारे भारत में सबसे लंबा बांध देखने को मिलता है वो है आपका हीराकुंड। तो हीराकुंड बांध है जो सबसे लंबा है, जो कि कहां पर है, आपकी कौन सी नदी पर? महानदी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो महानदी पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी वाले के लिए भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक समझा दूं ताकि आप दोनों कर लेना। हाईएस्ट डैम पूछा जाए भारत में, हाईएस्ट अगर पूछा जाए तो वो आपका तेहरी डैम है। तेहरी डैम है जो कि सबसे हाईएस्ट होता है। इसकी हाइट आप लोग देख सकते हैं 260.5 मीटर है। यही अगर आप लॉन्गेस्ट, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे लॉन्गेस्ट आपका हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तेहरी डैम आपका उत्तराखंड में था। इसकी हाइट 25.79 किलोमीटर है। ओल्डेस्ट, सबसे पुराना अगर आपसे डैम पूछा जाए बांध इंडिया में, तो वो है आपका कलनाई डैम जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। दोबारा से याद करो आपके पॉइंट पे। हाईएस्ट डैम तेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है, सबसे ओल्डेस्ट पुराना डैम भारत में कलनाई डैम जो कि तमिलनाडु में। क्लियर हो गया? आगे इनकी बात करते हैं। लेंथ अगर आपसे पूछ ली जाए 575 मीटर आपको तेहरी डैम की देखने को मिलेगी। ये कौन सी नदी पर है? भागीरथी रिवर पे।
भागीरथी नदी पे आपको ये तहरी डैम देखने को मिलेगा। लोकेशन में आपको जगह बता दिया, उत्तराखंड है। और इसका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे 2006 में, ठीक है, सॉरी 206 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी लॉन्गेस्ट डैम, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, हीराकुंड। हीराकुंड की लेंथ देखोगे तो आपकी कितनी है, 4.8 किलोमीटर। ये कौन सी नदी पर, मैंने आपको बताया महानदी, ठीक है। ये कहाँ पर है ये बांध, अगर आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। और इसका अगर कंप्लीशन देखोगे ईयर का तो 1953 है। यही मैं बात करूँ सबसे जो पुराना बांध है आपका कल्लाई बांध, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इसकी कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। और इसका टाइम पीरियड देखोगे 100 BC से लेकर के 100 AD तक। हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इन तीनों में से आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो यहाँ से भी आप इसको जरूर करके जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने आपके लिए टेबल बनाई हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग एक क्वेश्चन के अलावा बहुत और भी पॉइंट कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले जाएगा। इन तीनों में से आपसे कुछ भी पूछ ले जाए तो अब जरूर करके जाना। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है जो आपकी टहरी बांध है वो कौन सी नदी पर है, तो राइट आंसर भागीरथी नदी पर है। आपका हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर है। और जो आपका कन्नई बांध है वो आपके कावेरी नदी पर है। तो नदी भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको यहाँ करा देती हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है, बने करते रहना है, तो यहाँ पे बने रहो और मेरी क्लास को लाइव लो, साथ में रहो, क्वेश्चन के जवाब दो, चैनल पे जुड़े रहो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट करके पूछो, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्रेट सॉल्ट लेक। जो ग्रेट सॉल्ट झील है वो कहाँ पर है, चाइना में, इटली में, अमेरिका यानी कि USA में, या फिर यूनाइटेड किंगडम में। तो अगर मैं बात करूं ग्रेट सॉल्ट जो लेक है, ग्रेट सॉल्ट की जो झील है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, USA में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C होगा। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको बुक एंड ऑथर से देखने को जरूर मिलेगा, तो बुक एंड ऑथर भी जरूर पढ़ के जाना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इफ क्रिकेट इज रिलीजन सचिन इज गॉड। इफ सेम है, ये मत बोलना कि अगर क्रिकेट धर्म है तो सचिन हमारा भगवान है, ये नाम नहीं है। बुक जो इंग्लिश में ही नाम होती है वही स्टूडेंट हिंदी में भी नाम होता है। इफ क्रिकेट इज रिलीजन सचिन इज गॉड। इस बुक का जो लेखक है वो कौन थे, आपके ऑप्शन हैं विजय संस्थानम और श्याम बाल सुब्रमण्यम, राहुल द्रविड़, रामचंद्र गुहा, या फिर एस गिरिधर। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर जो मैक्सिमम जो भी स्पोर्ट्स लवर हैं, जो कि क्रिकेट बहुत देखना पसंद करते हैं, तो आपको इस बारे में ज़रूर पता होगा कि ये बुक जो है इफ़ क्रिकेट इज रिलीजन सचिन इज गॉड, तो इस बुक का लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है विजय सस्नाम और श्याम बाल सुब्रमण्यम। इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। तो मैं आपको इस बुक के बारे में बता दूं तो ये बुक आपके 2 ऑथर ने लिखी है जो IIM से ग्रेजुएट हैं, अहमदाबाद से, विजय सतनाम और श्याम बाल सुब्रमण्यम। ये 2 लोग हैं जो कि जिन्होंने अहमदाबाद से ग्रेजुएशन कर रखी थी और इन्होंने ये बुक लिखी है। और इन्होंने शुक्रवार को ब्रिलियंट्स एस गीत सेट्टी और भारत के जो पहले टेस्ट कप्तान नारी कॉन्सेस्टेंस द्वारा इन्होंने ये किया गया था। याद रखना, ठीक है। तो मेन आपको बस इस बुक का ये याद रखना है, इन दोनों ने ये बुक लिखी थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर हम 2011 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, तो उसमें कौन से राज्य में बाल यौन संबंध जो है सबसे कम था, राजस्थान, हरियाणा, जयपुर या फिर मेरठ में। तो अगर हम बात करेंगे जो हमारे 2011 में सेंसस देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो हमें कहाँ देखने को मिली, हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू सेल इन अ सबमरीन इन इंडिया। तो भारत के पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन हैं सुरेंद्र कुमार गुजराल, APJ अब्दुल कलाम,
अटल बिहारी वाजपेयी या फिर श्री पीवी नरसिम्हा राव। तो आपको बताना है भारत के ये पहले कौन से राष्ट्रपति थे जो आपके पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले थे, जिन्होंने जो आपकी सबमराइन होती है भारत की उसमें पहले थे जिन्होंने वहां पर क्या किया था, जल यात्रा की थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो एपीजे अब्दुल कलाम थे जो भारत की जो आपका ये पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पनडुब्बी में जल यात्रा की थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको डेट याद ये भी याद रख सकते हो कि डेट भी पूछा जा सकता है। 13 फरवरी 2006 की बात है। उस दौरान जो सबमरीन आपकी देखने को मिलती है पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में पनडुब्बी की तैनाती के दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पनडुब्बी के नौकायन करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट बस याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Developed countries will be able to raise fund of how many billion dollar in the year 2023 for climate finance? सुनिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से भी ऐड करा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये मुझे क्वेश्चन आपको कराना था कि विकसित देश वर्ष 2023 में जलवायु वित्त लेने के लिए कितने अरब डॉलर का कोष जुटा सकेंगे। आपके ऑप्शन है 100 अरब डॉलर, 65 अरब डॉलर, 55 अरब डॉलर या फिर 85 अरब डॉलर। ये आपका रिसेंटली का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपको जो डेवलप कंट्री के लिए यहाँ पे जो रेस फंड करा गया है, जो फंड को रेस करा गया है, उसमें कितने बिलियन डॉलर जो हमें देखने को मिलेगा 2030 तक यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 100 अरब डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेवलप कंट्री विल बी मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है। 100 बिलियन गोल बनाया था 2022 में, लेकिन इनको पूरा प्रोवाइड कॉन्फिडेंट है कि वो हमें 2023 तक तो हमें देखने को मिलेगा ही। इसके अकॉर्डिंग OECD के अकॉर्डिंग ये बोला गया। ठीक है, द डेवलप कंट्री कैन मोबिलाइज मोर देन आपको 100 बिलियन पर ईयर देर आफ्टर थ्रू टू 2025 इट एडिट। तो इसके बाद क्या कह सकते हैं कि 2025 तक हम इसको विकसित देश प्रति 100 अरब डॉलर से अधिक जुटा सकते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अगर आपको आगे पूछ लिया जाए, क्योंकि रिसेंटली का आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 100 बिलियन। ठीक है, क्लियर हो गया, 100 डॉलर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो हमें किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन हमें ये देखने को मिलता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को, 12 मार्च, 5 दिसंबर या फिर 15 अगस्त। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपको इम्पोर्टेंट डेट और डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, तो आपको इनको जरूर करना है। क्लियर हो गया। तो इम्पॉर्टेंट डेट और डे से भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपका जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप इससे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड सुनामी डे अवेयरनेस डे, तो ये मनाया जाता है आपके 5 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, द डे इज सेलिब्रेशन ऑफ 5 नवंबर एवरी ईयर विद द पर्पस ऑफ डिफेंडिंग द वैल्यूएबल ऑफ एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये दिवस जो है हम हर साल 5 नवंबर को दुनिया भर के जितने भी पूरे मूल्यकान जो आपके जीवन होता है, वैल्यूएबल जो जीवन है, उसकी रक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सुनामी के खिलाफ उठाए जाने वाले एहतियाती उपाय के बारे में जागरूकता को बढ़ाती है। जो यहाँ पे अवेयरनेस बताती है कि जब भी सुनामी आए तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीजों की बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड। इनमें से कौन स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है पार्थ सतपथी, राहुल सचदेवा, संजय भट्टाचार्य या फिर अनिल त्यागी। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि किसे एम्बेसडर ऑफ इंडिया के रूप में यहाँ पे स्विट्जरलैंड के भारत के राजदूत के रूप में यहाँ पे इसको इलेक्ट किया गया, इसको अपॉइंट किया गया है। तो वो थे आपके संजय भट्टाचार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड से भारत में
राजदूत में इनको अपॉइंट किया गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस आदित्य कुमार मोहपत्र हैज टेकन ओथ एज अ जज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। आपको यहाँ पे पूछा गया है, जो आदित्य कुमार मोहपत्र है उन्होंने वो जज बने, ठीक है, तो उन्होंने जज बने तो उन्होंने कौन से हाई कोर्ट में शपथ ली थी। आपके ऑप्शंस हैं आदित्य कुमार महापात्र, राहुल कुमार रॉय, अनिल कुमार अग्निहोत्री या फिर मोहन सचदेवा। तो आपको जल्दी से कमेंट कर बताओ कि कौन से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आदित्य कुमार मोहपत्रा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अर्ली ऑफ 3 नवंबर की यहाँ बात कर रहे हैं। इससे पहले जो 3 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति ने महापात्र की उड़ीसा में उच्च न्यायालय का एक नया न्यायाधीश को यहाँ पे अपॉइंट किया था। पिछले महीने हाईकोर्ट में 3 नए जज को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगर लास्ट मंथ की ये बात करोगे, 3 लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया गया। एक आपके जस्टिस आपके मुंगका शेखर शाह, ठीक है। दूसरा आपके है न्यायमूर्ति राधा कृष्ण पटनायक। तीसरा अगर मैं बात करूं वो है आपके शशिकांत मिश्रा। तो ये सारे के सारे इन सब ने शपथ ली थी कब, 19 अक्टूबर को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट याद रखने। तो ये आप देख सकते हैं मोहपत्रा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। क्लियर हो गया। ये एक नए जज बने थे उड़ीसा हाई कोर्ट के। ये भी याद रखना, कहाँ के जज बने थे, उड़ीसा हाई कोर्ट के। क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड श्रमिक मित्र योजना फॉर द वर्कर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या गुजरात। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इन फ्यूचर अगर आपके अगर क्वेश्चन में देखने को मिला, मैं आपको यहाँ जितने क्वेश्चन कराती हूँ इसको स्किप मत करो। आगे गलती से भी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए और तब आप ये सोचो कि अगर काश मैंने ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होता, वीडियो को समझ लिया होता, तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाता। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी कि हमें सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है कि चलो आया क्वेश्चन का आंसर बताओ चले गए, नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो और आपको एनालाइज भी करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। जब आपने एनालाइज कर लेंगे, फिर आप ये देखो कि आप जो है कहाँ फंस रहे हो, किस टॉपिक में आप वीक पढ़ रहे हो, कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, गलत हो रहा है, फिर आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। यही तरीका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस को करने का। बाकी तो हम प्रैक्टिस यहाँ पे करवाते ही रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए, सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।